मिनरल न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर, फ्लोरीन, ये सारे हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मेटल्स भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ये सोल्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट दीज 4 एलिमेंट्स। इन 4 एलिमेंट्स को छोड़ करके ये हो सकते हैं। ये वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो 4 एलिमेंट्स हैं हमारे हाइड्रोजन, हमारे नाइट्रोजन, हमारे ऑक्सीजन, हमारे कार्बन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे कार्ब्स, हमारे प्रोटीन्स, हमारे फैट्स। कार्ब्स में हमारे आते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, कोई फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये सारे हमारे कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। जबकि जो प्रोटीन होता है वो हमें मिलता है फिश में, मिल्क में, एग्स में, बटर, चीज़, इन सब में हमारा प्रोटीन्स मिलता है। फैट्स के बारे में हम बात करें तो जितनी भी ऑयली चीज़ें होती है, ऑयली चीज़ों में हमारा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी, इनकी हमें स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। एग्जांपल आयोडीन हो गया। आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन रिच फूड्स देख लेते हैं, हमारे सॉल्ट्स हो गए, हमारे एग्स हो गया, सी फूड्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे हमारे आयोडीन रिच फूड में आते हैं। फिर आता है हमारा आयरन। आयरन में हमारे आते हैं पंपकिन सीड, फ्रूट्स, डार्क चॉकलेट्स, ब्रोकली, रेड मीट आता है। आयरन रिच फूड्स ये सारे होते हैं, लेग्यूम्स, लीफी ग्रीन्स, होल ग्रेन्स, टोफू जिसको हम पनीर के नाम से जानते हैं, ये सोयाबीन का पनीर होता है। तो इन सब में आपका आयरन प्रेजेंट रहता है। जिंक के बारे में बात करें तो 8 फूड्स हाई इन जिंक होते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, गार्लिक हो गया, सिसमम सीड हो गया, वाटरमेलन सीड्स हो गया, वीट हो गए, हमारे स्क्वैश सीड्स हो गए, चिकपीस हो गए। तो इन सब में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं? जिंक प्रेजेंट रहता है। रफेज के बारे में बात करें तो रफेज एक टाइप का फाइबर होता है। फाइबर आपके बनाना में प्रेजेंट रहता है, आपके एलिमेंट्स में प्रेजेंट रहता है, वॉलनट्स में प्रेजेंट रहता है, एक्सेट्रा। मेन फंक्शन जो होता है रफेज का वो होता है ये हेल्प करता है इन मूवमेंट ऑफ द फूड को थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, और इससे हमें क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज की बीमारी को भी ये रोकता है, और ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। बेसिकली जो फाइबर्स होते हैं उसी को हम रफेज कहते हैं। व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स इज अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स दैट द बॉडी कांट डाइजेस्ट, जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। दो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लूकोज। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हम इनटेक लेते हैं उसको शुगर मॉलिक्यूल्स जो होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो बॉडी इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। बट फाइबर के केस में ऐसा नहीं होता। फाइबर जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता इनटू द शुगर मॉलिक्यूल्स। इंस्टेड इट पासिस थ्रू द बॉडी अनडाइजेस्टेड, ये बॉडी से अनडाइजेस्टेडली पास हो जाता है। फाइबर के बारे में बात करें तो 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एक तो सॉल्युबल होता है, एक होता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं ये फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में टू फॉर्म अ जेल लाइक स्ट्रक्चर, एक टाइप का जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इट कैन हेल्प लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और ग्लूकोज के लेवल को भी कम करते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स कैन बी फाउंड इन द फूड सच एज ओट ब्रैन हो गया, बार्ली हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, बीन्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज एंड मैनी वेजिटेबल्स। जो इनसॉल्युबल फाइबर सोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे फूड्स सच एज होल व्हीट हो गया, होल ग्रेन हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, वेजिटेबल्स, व्हीट, ब्रान, ये सब इन सब चीज़ों में हमारे इनसॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम हमारे जो होता है वो सोर्सेज मिल्क में प्रेजेंट रहता है, चीज़ में प्रेजेंट रहता है, बटर में प्रेजेंट रहता है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है। इसकी जरूरत हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए पड़ती है, नर्व एक्शन के लिए पड़ती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए पड़ती है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के लिए पड़ती है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे रिकेट्स हो सकता है, ओस्टोमलेशिया हो सकता है। रिकेट्स में क्या होता है? ये नॉर्मल बोन्स आप देख सकते हैं, नॉर्मल बोन्स इस टाइप से होती है, बट रिकेट्स के केस में ये बोन्स जो हो जाती है वो बैंड हो जाती है इस टाइप से, या फिर इस टाइप से हो जाती है ये बैंड। ओस्टोमलेशिया के केस में जो आपके हिप्स जहाँ पर होते हैं वहाँ की जो बोन्स होती है, पेल्विक एरिया की जो बोन्स होती है वो नॉर्मल तो ही होती है, पर रिकेट्स के केस में ये बैंड हो जाती है इस टाइप से। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस रिच फूड्स कौन कौन से हो गए? एग्स हो गया, कॉटेज चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, ये सारे हमारे फॉस्फोरस रिच फूड्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं बोन के लिए और टूथ फॉर्मेशन में बनाने के लिए ये हेल्प करते हैं। एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फूड से, डीएनए, आरएनए और एटीपी फॉर्मेशन ये करते हैं। डेफिशिएंसी से टेटनी हो सकता है, टेटनी में आपके हाथ जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। रिकेट्स हो जा सकता है इससे। पोटेशियम रिच फूड्स के बारे में बात करें तो पोटेशियम रिच फूड्स हो गया हमारे ब्रोकली हो गया, नट्स हो गए, कैबेज हो गया, कोकोनट डैब हो गया, टोमेटो, बीट, ग्रीन, नागा मॉरिच, कैरेट, एलमंड, ओकरा, फिग्स, कॉलीफ्लावर, सैल्मन, ग्रीन पीस, स्पिनच, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पोटेशियम रिच फूड्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? इसकी डेफिशिएंसी से नर्व डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आपके पैरालिसिस आने की संभावना हो जाती है, वीक मसल्स हो जाती है। पैरालिसिस में आपका एक जो पार्ट होता है बॉडी का वो डैमेज हो जाता है, एक पार्ट बैंड हो जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो आयरन रिच फूड्स कौन कौन से हो गए? फ्रूट्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, डार्क चॉकलेट्स हो गया, ब्रोकली हो गया, रेड मीट हो गया, लेग्यूम्स हो गया, लीफी ग्रीन्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, टोफी, ये सारे हमारे आयरन रिच फूड्स होते हैं। आयरन की हमें जरूरत इसलिए होती है, ये फॉर्मेशन करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, मायोग्लोबिन को बनाता है, साइटोक्रोम्स को बनाता है। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड होता है डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के पास इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते।
वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है और वाइट ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है। लो इम्यूनिटी हो जाती है इसके कारण। आयोडीन के बारे में बात करें तो आयोडीन रिच फूड कौन कौन से हो गए? सॉल्ट्स हो गया, एग्स हो गया, सी फूड्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, ये सारे हमारे आयोडीन रिच फूड्स हो गए। उसकी डेफिशिएंसी से हमें थायरॉक्सिन प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये गोइट्री हो सकती है। गोइट्री में आपके क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड हो जाता है वो स्वोलन हो जाता है, उसका जो सूजने लगता है तो गला आपको मतलब सूजा हुआ दिखता है इसमें गला, तो ये गोइट्री नमक की खाने की कमी की वजह से होता है, इसलिए नमक आप प्रॉपर्ली लीजिए लिया करिए। कोबाल्ट के बारे में बात करें, जितने भी सी फूड्स होते हैं हमारे वो कोबाल्ट में हमारे जितने भी सी फूड्स आते हैं वो आते हैं। इसके लिए आपको ये जरूरत होती है सिंथेसिस फॉर द विटामिन B12, यानी कि एनीमिया, विटामिन B12 एनीमिया का, एनीमिया के बनाने में ये काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में ये काम करता है। डेफिशिएंसी एनीमिया इसकी वजह से हो सकती है। जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप से होते हैं, एक तो एरोबिक होता है और एक होता है एनारोबिक। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन दिस विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू एनर्जी। इसमें जो भी हम खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन की वजह से टूटता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी होती है हमारी ATP। इसमें जो भी हम खाते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो शरीर में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने का काम ऑक्सीजन का होता है। जो भी हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन का, वो उसको तोड़ करके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और कौन सी एनर्जी बनाता है? ये बनाता है ATP। ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी ये बना देता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें क्या होता है? इन दिस द ग्लूकोज ब्रेक्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। इसमें जो ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है और मेक्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, और एनर्जी बनाता है ईस्ट की मदद से। यानी कि कोई फंगस हो गया, फंगस मटेरियल हो गया, उसकी मदद से ये क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। फंगस का अपना ही, ईस्ट का अपना ही एक न्यूक्लियस होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द अनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड एल्कोहल फर्मेंटेशन, जैसे हम जब एल्कोहल को सड़ाते हैं, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है? अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। डिकम्पोजिशन हो गया ऑर्गेनिक मैटर का, तो जो इसकी इक्वेशन होगी वो ये होगी, ग्लूकोज प्लस एंजाइम, जो भी आप एंजाइम है, जो भी प्रोटीन्स है, इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के इथेनॉल और या फिर लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है नहीं? तो ये इसकी इक्वेशन होती है अनारोबिक रेस्पिरेशन की। अनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली आप याद रख लीजिए कि जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है बिना ऑक्सीजन के और एनर्जी को बना देता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एक टाइप का नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का। इट इज अ टाइप ऑफ द नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज दैट मेक्स अस ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। एक टाइप का सिस्टम होता है, एक टाइप का नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का और टिश्यूज का, जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना बॉडी में, एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बॉडी से। आप देख सकते हैं ये होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें एक नेसल पैसेज होता है, एक माउथ कैविटी होती है, फिर फायरनेक्स आता है, फिर लायरनेक्स आता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसके बाद ट्रैकिया आता है, कार्टिलेजेस की रिंग्स आती है जो इसको जोड़ती है ट्रैकिया को, फिर हमारा ब्रोंची आता है, फिर ब्रोंचियोल्स आते हैं, एल्वियोली सैक आता है, डायफ्राग्म आता है, रिब्स आती है। ये जो रिब्स होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, बोन्स जिसको हम कहते हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, फिर लंग्स होते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। हमारे लंग्स के अंदर होती है एल्वियोली, एल्वियोली में रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स होते हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो ब्रीथिंग रेट जो होता है वो ह्यूमन का वो इक्वल होता है 18 से 20 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हम एक बार में 18 से 20 बार सांस लेते हैं एक मिनट में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन अकर्स फ्रॉम द हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में, वो होती है थ्रू हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड से। हेमोग्लोबिन का मतलब होता है, हेमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है आपके रेड ब्लड सेल में, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को टू योर बॉडीज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। यानी कि एक टाइप का प्रोटीन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज में, और ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम योर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज बैक टू योर लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है जो भी आपके ऑर्गन्स हो गए, टिश्यूज हो गए, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई उसको लंग्स में पहुंचाता है, और लंग्स क्या कर देता है हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है। इफ अ हेमोग्लोबिन टेस्ट रिवील्स दैट योर हेमोग्लोबिन, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस टाइप से होता है हमारा। इसमें हमारे ये पहले नंबर पे क्या आता है, नेसल कैविटी आता है, फिर दूसरे नंबर पे फायरनेक्स आता है, तीसरे नंबर पे आता है ये जो हमारा आप देख सकते हैं ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स लायरनेक्स, फिर आता है हमारा ट्रैकिया, 4 नंबर पे ट्रैकिया आता है, उसके बाद आता है ब्रोंची,
ब्रोंची 5th नंबर पे आता है। आप देख सकते हैं ये जो दो चीज़ें जोड़ करके रखते हैं इसको हम ब्रोंची कहते हैं, ब्रोंची। उसके बाद आता है हमारे लंग्स आते हैं, जो 6 नंबर पे हमारे लंग्स आते हैं। फिर एल्वियोली आता है। एल्वियोली यानी कि लंग्स के अंदर होते हैं, ये जो पेड़ के जैसे पेड़ की जैसे रूट्स होती है ना, वैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर के हमारे एल्वियोली होते हैं हमारी लंग्स के अंदर। और फिर आता है हमारा हार्ट। इसके बाद हमारा हार्ट आ जाता है, जिसको होल्ड करके रखता है डायफ्राग्म। डायफ्राग्म यानी कि ये जो होता है ये हमारे हार्ट को होल्ड करके रखता है, डायफ्राग्म आप देख सकते हैं। उसके बाद द एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स, और ये वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होती है, एंड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग फूड पार्टिकल्स, और यूज होती है फूड पार्टिकल्स को बर्न करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एट द सेलुलर लेवल इन अ सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। The obtained glucose molecules are used for discharging energy in form of the ATP, adenosine triphosphate। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। What are the parts of the respiratory system? अब respiratory system के कौन कौन से parts होते हैं? तो parts होते हैं, एक तो nose होता है, एक larynx होता है, pharynx होता है, trachea होता है, bronchi होता है, lungs होता है, nose होता है। ये सारे हमारे parts होते हैं respiratory system के। जो human nose होता है वो allow करता है air को enter करता है हमारी body में और filter कर देता है जो भी इसमें एयर में डेब्रिस होता है, वर्म्स होते हैं, मॉइस्चर्स होते हैं, उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी में पहुंचा देता है नोज। योर नोज गिव्स यू अ सेंस ऑफ अ स्मेल। योर आपका जो नोज होता है वो आपको स्मेल कराता है, आपको सेंस देता है स्मेल कराने की, और हेल्प्स द शेप योर अपीयरेंस। लायनेक्स के बारे में बात करें तो लायनेक्स लोकेट होता है, आप देख सकते हैं वोकल कॉर्ड इसको हम कहते हैं, ये होता है हमारा लायनेक्स। ये जो रेड कलर का आप देख सकते हैं ना ट्रैकिया के ऊपर, इसको हम लायनेक्स कहते हैं। लायनेक्स होता है हमारा, जिसमें इंक्लूड होता है सब ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, सुप्रा ग्लोटिस होता है। इन सबको कॉम्बिनेशन को हम लायनेक्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ होलो ट्यूब, ये एक टाइप की होलो ट्यूब है दैट लेट्स एयर पास फ्रॉम योर थ्रोट। ये आप जो एयर जो हम इनहेल करते हैं वो उसको पास करती है थ्रोट से, यानी कि फायरनेक्स से। थ्रोट का मतलब जब भी आप से होगा तो वो फायरनेक्स होगा, आप याद रखिएगा फायरनेक्स होगा। टू योर ट्रैकिया ऑन द वे टू योर लंग्स, यानी कि जो भी हम सांस लेते हैं वो थ्रोट के जरिए आपकी बॉडी में जाती है। इट ऑल्सो कंटेन्स योर वोकल कॉर्ड्स, ये आपके वोकल कॉर्ड्स को भी कंटेन करता है। एंड इज एसेंशियल टू द ह्यूमन स्पीच। लायनेक्स जो होता है वो एसेंशियल होता है ह्यूमन स्पीच के लिए। जो भी आप बोल पा रहे हैं वो लायनेक्स के कारण ही है, क्योंकि यही आपका वॉइस बॉक्स होता है। सो इट्स ऑफन कॉल्ड वॉइस बॉक्स। फायरनेक्स के बारे में बात करते हैं तो फायरनेक्स क्या होता है? फायरनेक्स यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम क्या कहते हैं, फायरनेक्स को भी मैंने बताया था आपको, फायरनेक्स को यानी कि आपका थ्रोट होता है, ये फायरनेक्स ही आपका थ्रोट होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेसल कैविटी आप लोकेट कर सकते हैं। फिर फायरनेक्स आता है, ये जो फायरनेक्स होता है ये वाला फायरनेक्स, ये आप देख सकते हैं फायरनेक्स होता है इस तरीके से यहाँ पर। फिर लायनेक्स उसके नीचे आता है फायरनेक्स के। फायरनेक्स थ्रोट, द फायरनेक्स यूजुअली कॉल्ड द थ्रोट इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कैरीज एयर, ये एयर को कैरी करता है, ये फूड को कैरी करता है, ये कोई भी टाइप के फ्लूइड को कैरी करता है डाउन फ्रॉम द नोज एंड द माउथ। द फायरनेक्स इज अ साइट ऑफ द कॉमन इलनेस। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है गले की वो फायरनेक्स में ही होती है, इंक्लूडिंग सोर थ्रोट हो गया या फिर टॉन्सिल्स हो गया, गले की सूजन हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी फायरनेक्स में ही आती है। ट्रैकिया के बारे में बात करें तो ट्रैकिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ये लोकेट कर सकते हैं। ट्रैकिया ये होता है हमारा ट्रैकिया, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं ट्रैकिया। ईसोफेगस ये खाने की नली हो गई, ट्रैकिया। फिर लायनेक्स आ गया, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंचीज। सो योर ट्रैकियाज मेन फंक्शन क्या होता है? इज टू कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स, यानी कि ट्रैकिया का काम होता है जो एयर आपने इनहेल करी उसको लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स में जो एक्सहेल करके जो CO2 बनाएगा, CO2 को बाहर निकालना, ये ट्रैकिया का काम होता है। बिकॉज इट इज अ स्टिफ फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक टाइप की फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल पाथवे फॉर द ऑक्सीजन टू एंटर योर बॉडी। ब्रोंची के बारे में बात करते हैं तो ये जो झाड़ी जैसी चीज़ आप देख सकते हैं, जो रूट्स जैसी चीज़ होती है, रूट्स जैसे लोकेशन इसके डायग्राम सा होता है हमारे लंग्स के अंदर, इन्हीं को हम ब्रोंची कहते हैं। इनको ब्रोंची, इनको तो एल्वियोली कहते हैं, सॉरी इनको एल्वियोली कहते हैं। जो ब्रोंची होता है ये होता है आपके जो दो चीज़ें होती है ना, ट्रैकिया से दो चीज़ें निकलती है, आप देख सकते हैं, इन्हीं को हम ब्रोंची कहते हैं, जो एल्वियोली से एल्वियोली को कनेक्ट करती है। इसका काम क्या होता है? ब्रोंचीज प्राइमरी फंक्शन जो होता है एज अ पैसेज वे फॉर एयर टू ट्रैवल, ये एयर को ट्रैवल करता है फ्रॉम माउथ टू द ट्रैकिया एंड डाउन टू द एल्वियोली, एल्वियोली तक एयर को पहुंचाता है एंड बैक आउट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से बाहर को निकालता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ब्रोंची के जरिए ही
आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। इन दिस वे द बॉडी टिश्यूज रिसीव ऑक्सीजन, जो बॉडी का टिश्यू है वो ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं इस तरीके से, और कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू एग्जिट द आउट ऑफ द बॉडी। फिर लंग्स के बारे में अगर हम बात करें, द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अलो अस टू ब्रीथ, ये हमें ब्रीथ के लिए अलो करता है। दे ब्रिंग ऑक्सीजन इन टू आवर बॉडी कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन जिसको हम कहते हैं, एंड सेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट जिसको हम एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन कहते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन और द कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक टाइप का नेटवर्क है जो कंटेन करता है आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज को। ये वो नसें होती है जो ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। हार्ट का काम ब्लड को पंप करने का होता है। हार्ट का मेन काम होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाने का थ्रू ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है वेन्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे लंग्स के बीच में हार्ट होता है, जिसमें से कुछ वेन्स होती हैं, कुछ आर्टरीज होती हैं। जो वेन्स होती है वो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर के आती है, और हार्ट उसको पंप करता है लंग्स में और उसको ऑक्सीजनेटेड बना करके उसका बॉडी में फ्लो करवा देता है। ब्लू कलर की जो वेन्स होती है उनको हम वेन्स कहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है। ये ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड को लाती है हार्ट में और लंग्स तक पहुंचाती है, और उसको प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड बना करके उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इस डायग्राम में द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज विद द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू इट। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है नेटवर्क, कई सारी नसों का नेटवर्क होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट के साथ पंपिंग। जो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, एंड इट्स प्राइमरी रोल, उसका जो प्राइमरी रोल होता है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को वेरियस पार्ट्स में बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और हार्मोन्स होते हैं उसको पहुंचाने का काम जो होता है वो हार्ट का होता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। अल्टरनेटिवली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करता है, टॉक्सिन्स को फ्रॉम द सेल्स से, और उसको प्योरीफाई करके वापस बॉडी में डाल देता है। इस तरीके का ये आपका हार्ट होता है। आप देख सकते हैं इसमें एक सुपीरियर वीना कावा होता है और एक होता है इन्फीरियर वीना कावा। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। फिर कुछ वॉल्स होती हैं जैसे कि पल्मोनरी वॉल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, मिट्रल वॉल हो गया। तो इस तरीके की कुछ वॉल्स होती हैं इसमें। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है 4 चैम्बर्स को, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स को ही हम एट्रियम भी कहते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेसेस अ बॉडी वाइड नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो जो प्राइमरी फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स का वो क्या होता है, जो इनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है हमारी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स का वो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑर्गन्स के बारे में बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो कुछ ऑर्गन्स 3 तरीके के ही ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं। हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड टेक्निकली ब्लड इज कंसिडर एज अ टिश्यू नॉट एन ऑर्गन। ब्लड को हम टेक्निकली टिश्यू कंसिडर करते हैं, नॉट एन ऑर्गन। हम इसको ऑर्गन कंसिडर नहीं करते। वॉल्स के बारे में बात करें तो 4 तरीके की वॉल्स हमारे हार्ट में होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, एक होता है पल्मोनरी वॉल्व और एक होता है आर्टिक वॉल्व। वॉल का काम बेसिकली आपके जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके बैक फ्लो को रोकता है। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में गया, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, तो बैक फ्लो ना हो ब्लड का, उसके लिए वॉल्स होती है हमारे हार्ट में, यानी कि जो ब्लड है वो वापस ना जा सके। फिर इसमें सुपीरियर वीना कावा होता है। सुपीरियर वीना कावा वो वेन होती है जो ब्रिंग करती है, यानी कि जो लाती है इम्प्योर ब्लड को आपके हेड वाले रीजन से, आपके नेक वाले रीजन से, आपके आर्म्स वाले रीजन से, आपके चेस्ट वाले रीजन से हार्ट की तरफ ये लेकर के आती है, और हार्ट उसको पंप कर देता है, उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में पंप कर देता है, और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और वो ब्लड क्या हो जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इन्फीरियर वीना कावा का मतलब होता है ये नीचे से जितने भी हमारे हार्ट के नीचे वाले जितना भी पोर्शन होता है, इट इज द लार्जेस्ट वॉललेस। इसकी एक वॉललेस वेन होती है, इसमें कोई वॉल्व नहीं होती, जो ब्रिंग करती है, जो लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि इम्प्योर ब्लड को लाती है लेग्स वाले एरिया से, आपके बैक से, आपके एब्डोमेन से, आपके पेल्विस से, बेसिकली बिलो द एरिया फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है इसमें।
तो ये बेसिकली नीचे वाले एरिया से, हार्ट के नीचे वाले एरिया से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर के आती है हार्ट में, और हार्ट उसको पंप कर देता है लंग्स की ओर, और लंग्स क्या होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देता है। ये होती है हमारी, ये जो देख रहे हैं आप, इतना पोर्शन जो होता है, ये इतना पोर्शन, ये हार्ट के नीचे का, ये जितनी भी वेन्स होती है ये ब्लू कलर की, ये यहाँ से इसको हम इंफीरियर वीना कावा कहते हैं। सुपीरियर वीना कावा यानी कि ये जो ऊपर वाली होगी, जो ऊपर से ज्वाइन हो रही है ना, जो नसें आ रही है, जो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रही है हार्ट में, तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर वीना कावा। ऑर्टा का काम क्या होता है? ऑर्टा का काम होता है सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को लाता है लंग्स में, जबकि जो ऑर्टा होता है वो ट्रांसफर करता है प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने का काम बॉडी में ऑर्टा का होता है। आप हार्ट का देख सकते हैं, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये वाला डायग्राम। ये सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से सारी जो भी इम्प्योर ब्लड हो गया हमारा वो सुपीरियर वेना कावा से आता है ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से आता है इंफीरियर वेना कावा से आता है। फिर हार्ट के 4 चैम्बर्स में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के जो वो लंग्स में जाता है, हार्ट उसको पंप करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर ऑर्टा में आकर के वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी पूरी बॉडी में। इस तरीके से हार्ट का डायग्राम। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड का। न्यू बॉर्न बेबी हार्ट वेट इज अबाउट 20 ग्राम। एक न्यू बॉर्न बेबी का हार्ट का जो वजन होता है वो 20 ग्राम का होता है। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो चैम्बर जो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को फ्रॉम ह्यूमन बॉडी उसको हम ऑरिकल्स कहते हैं। कौन इम्प्योर ब्लड को कर रहा है? यहाँ से सुपर वीनी कावा और इंफीरियर वीनी कावा से जो ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो इम्प्योर ब्लड को, मतलब इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑरिकल्स। और वो चैम्बर जो प्योर ब्लड को बॉडी टिश्यूज में ट्रांसफर कर रहा है उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। कौन कौन से वेंट्रिकल्स हो गए हमारे? ये जो हमारा रेड कलर का पोर्शन हो गया ये हमारा क्या होता है? वेंट्रिकल्स होता है। नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 70 to 72 बीट्स पर मिनट होती है। एक न्यूली बॉर्न बेबी का जो हार्ट रेट होता है 140 बीट्स पर मिनट होता है। व्हेन वी परफॉर्म हैवी एक्सरसाइजेज, हम कोई हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं, जो हार्ट रेट होता है वो 170 से 200 बीट्स पर मिनट का हो जाता है। हार्ट एक ऐसा ओनली ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का विच कैन फंक्शन आउटसाइड द बॉडी, जो आउटसाइड द बॉडी भी फंक्शन कर सकता है। वेसल्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है पूरी बॉडी में उसको हम आर्टरीज कैसे कह देते हैं, देख सकते हैं आप, इस तरीके की आर्टरीज होती है हमारी। फिर वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को लाती है हार्ट में, आप देख सकते हैं। और कैपिलरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज और वेन्स को कलेक्टिवली जोड़ने का काम किसका होता है? कैपिलरीज का, आप देख सकते हैं। आर्टरीज और वेन्स को कौन जोड़ती है? कैपिलरीज जोड़ती है। ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड आप देख सकते हैं आरबीसीज होते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड कंटेन्स ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ब्लड ये एक लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्लड का। ये इट मेक्स मोर देन हाफ, यानी कि 55% आप मान सकते हैं इसका ब्लड में 55% जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो प्लाज्मा का रहता है। जब हम उसको ब्लड से सेपरेट कर देते हैं तो प्लाज्मा एक लाइट येलो लिक्विड बन जाता है, और प्लाज्मा कैरी करता है हमारे वाटर को, सॉल्ट्स को और एंजाइम्स को। ये आप देख सकते हैं 55% ऑलमोस्ट प्लाज्मा हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा मैंने आपको पहले भी बताया था एक टाइप का एंजाइम है, एक प्रोटीन है। एंजाइम यानी कि वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स, एक टाइप का प्रोटीन है दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो आपकी जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में, उसके स्पीड अप करने के लिए होता है एंजाइम्स, उसको बढ़ाने के लिए होता है। प्लेटलेट्स देख सकते हैं आप, प्लेटलेट्स कुछ इस टाइप की होती है ब्लड में। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आर ब्लड वेसल्स, दे फॉर्म इन योर बोन मैरो। ये आपकी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो एक टाइप का स्पंजी टिश्यू होता है, स्पंजी टिश्यू होता है हमारी बोन्स में। जो आपके पेल्विक एरिया वाली बोन्स होते हैं, जहाँ पे आपके हिप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं बोन मैरो। प्लेटलेट्स प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स जो है वो मेजर रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में। आपकी जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो प्लेटलेट्स के कारण ही होती है। नॉर्मली व्हेन वन ऑफ योर ब्लड वेसल इज इंजर्ड, जब आपकी कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो आप ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, यू स्टार्ट टू ब्लीड। बोन मैरो आप देख सकते हैं इस टाइप से एक टाइप का स्पंजी टिश्यू होता है जो आपकी बोन में प्रेजेंट रहता है। इसमें आपके आरबीसीज बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनते हैं। बोन मैरो इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द मोस्ट बोन्स, सेंटर में प्रेजेंट रहता है कई सारी बोन्स के, एंड हैज मैनी ब्लड वेसल्स। इसके पास कई सारी ब्लड वेसल्स होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बोन मैरो, रेड और येलो। 2 टाइप की बोन मैरो होती है, एक तो रेड होती है आप देख सकते हो, और एक होती है येलो। रेड ऊपर आप देख सकते हो, येलो बोन मैरो आप नीचे देख सकते हो, इस तरीके से होती है।
रेड मैरो कंटेन्स ब्लड स्टेम्स। रेड मैरो जो होता है वो कंटेन करता है ब्लड स्टेम सेल्स को, जो कंटेन करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है और आपकी प्लेटलेट्स को बनाता है। जबकि जो येलो मैरो होता है वो बेसिकली फैट होता है। इट इज़ मेड मोस्टली ऑफ द फैट। हाउ मच ब्लड इज फॉर्म्ड इन वन डे इन ह्यूमन। एक दिन में ह्यूमन में कितना ब्लड जो होता है वो बनता है। जो रेट होता है ब्लड का सेल फॉर्मेशन का वो डिपेंड करता है इंडिविजुअली, बट जो टिपिकल प्रोडक्शन हो सकता है जो हम एवरेज मान के चलते हैं वो 200 बिलियन रेड ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे पर डे और 10 बिलियन वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे एंड 400 बिलियन प्लेटलेट्स हमारी एक दिन में बनती है। जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है, जो पीएच वैल्यू है एसिडिटी को बताता है, एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों को बताता है। तो जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है इस होता है 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। पीएच वैल्यू को हम केमिस्ट्री वाले लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स इट इज़ एन वर्क, इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना बॉडी में और डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना बॉडी में और डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। इन ह्यूमन बॉडी डब्ल्यूबीसी इज लेस। ह्यूमन बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू दी आरबीसी, आरबीसी के कंपैरिजन में। यानी कि अगर 600 आरबीसी हैं आपके शरीर में, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उसमें से एक जो होगा वो डब्ल्यूबीसी होगा। इस रेशियो में डिवाइडेड रहते हैं 1:600। फीमेल्स में हेमोग्लोबिन कम होता है एज कम्पेयर टू दी मेल्स, बट हेमोग्लोबिन जो होता है वो फोइटस में ज़्यादा होता है। यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी का जो फोइटस होता है उसमें ज़्यादा होता है हेमोग्लोबिन। उसमें कितना होता है 23 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड ऑफ द बर्थ। ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, जब भी डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो स्फाइगमोमेनोमीटर से चेक होता है। वी मेजर ब्लड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द स्फाइगमोमेनोमीटर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा 120 या फिर 88 mmHg। अगर सिस्टम में बेसिकली हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो बना होता है हमारी बोन्स से, लिगामेंट्स से और टेंडन से। बोन से, लिगामेंट से और टेंडन से। आप देख सकते हैं बोन से बोन्स अगर जुड़ रही है तो उसको लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट का काम होता है बोन से बोन्स को जोड़ना और जो टेंडन्स होते हैं हमारे, टेंडन्स का काम होता है बोन्स से मसल्स को जोड़ना। ठीक, ये बात याद रहेगी कि जो हमारी जो बोन्स, लिगामेंट्स का काम होता है बोन्स से बोन्स को जोड़ना और टेंडन्स का काम होता है बोन्स से मसल्स को जोड़ना। फिर हम बात करते हैं लिगामेंट्स। ये अभी मैंने बताया आपको, दे जॉइन बोन्स फ्रॉम बोन्स एंड टेंडन्स दे जॉइन बोन्स फ्रॉम मसल्स। फंक्शन के बारे में बात करें स्केलेटन सिस्टम के, तो जो स्केलेटन सिस्टम है ये प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को शेप, ये प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को मोशन, ये हमारी बॉडी को मोशन देता है, ये हमारे ऑर्गन्स को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे ब्लड कॉर्पसल्स बनाता है, आरबीसी बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, सब बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो क्या है, बोन के अंदर ही तो है बोन मैरो, तो बोन्स इसलिए हमारी ज़रूरी होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स को बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस, उसको हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस। एडल्ट्स में क्या होता है 206 बोन्स होती है, एडल्ट्स में 206 बोन्स होती है, जबकि एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होती है। तो हम स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में हम इसको स्टडी करते हैं, एक तो एक्सियल हो गया और एक हो गया अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में जो हम स्टडी करते हैं वो एक्सिस के अलोंग स्टडी करते हैं, यानी कि हम स्कल के बारे में स्टडी करेंगे, रिब केज के बारे में स्टडी करेंगे, स्टर्नम के बारे में स्टडी करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में स्टडी करेंगे। रिब केज यानी कि पसलियाँ, जो आपकी पसलियाँ होती है। उसके बाद स्टर्नम क्या होता है, जो आपकी रिब केज को जो ऊपर वाली ये वाली बोन्स होती है ना, ये ऊपर वाली जो बोन होती है जो रिब को जोड़ करके रखती है, रिब्स को जोड़ करके रखती है। ये देख सकते हैं आप, रिब केज हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, और इस पूरे को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सियल स्केलेटन, जो होता है वो 80 बोन्स को कंसिस्ट करता है। इसमें टोटल 80 बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन में। स्कल में हमारे पास 8 क्रेनियल बोन्स होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी फ्रंटल, स्फिनॉइड, इथनॉइड, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है, 1 ऑसिपिटल होती है। तो टोटल 8 क्रेनियल बोन्स होती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारी स्कल का उसमें। फिर अगर फेशियल की बात करें तो फेस में कितनी बोन्स होती है, हमारी फेस में होती है हमारी 14 बोन्स। नेसल हो गया, लैक्रिमल हो गया, इसकी 2 होगी, नेसल की 2 होगी, इन्फीरियर नेसल कॉन्चा की 2 हो गई, मैक्सिला की 2 हो गई, मैंडिबल की 1 हो गई। उसके बाद आता है वोमर, वोमर जो आपके नाक के बीच की हड्डी होती है उसको हम वोमर कहते हैं, तो वोमर 1 हो गया। फिर जाइगोमेटिक 2 हो गए, जो जाइगोमेटिक हो गए आपके वो 2 हो गए। पैलेटाइन जो हो गया वो आपका 2, पैलेटाइन भी 2 होते हैं, नाक के पास है, नाक के जो जोड़ करके रखते हैं वोमर को, तो पैलेटाइन कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल मिला करके 14 फेशियल बोन्स होती है।
कितनी होती है स्कल में? 8 क्रेनियल बोन्स होती है और 14 जो होती है फेशियल बोन्स होती है। एक हायोइड बोन मान लो, अगर आप एसोसिएटेड बोन की बात करें एलो विद द स्कल, तो एक हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन आप देख सकते हैं गले के इस तरीके से होते हैं, यू शेप की होती है लार्नक्स के ऊपर हमारी। और 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स होते हैं, यानी कि जो कान की हड्डी होती है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 3 एक कान में होती है, 3 दूसरे कान में होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो मेलियस होती है, एक होती है इनकस होती है और एक होती है स्टेप्स। स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, ये याद रखिएगा। स्टेप्स जो है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की। टोटल बोन्स के बारे में बात करें स्कल के, तो 8 तो क्रेनियल बोन्स और 14 कौन सी होगी? फेशियल बोन्स होगी। तो टोटल कितनी होगी? 22 बोन्स होगी। बट अगर हम अलोंग विद पूछा है किसी, अगर क्वेश्चन आ गया टोटल बोन्स बताइए कि स्कल में कितनी है अलोंग विद एसोसिएटेड बोन्स, एसोसिएटेड बोन्स के साथ, तो वही होगी 8 जो होगी फेशियल बोन्स और 8 जो क्रेनियल होगी, 14 फेशियल होगी, 1 जो है वो हायोइड होगी और 6 जो है आपकी कौन सी हो गई? ये मिडल ईयर ऑसिकल्स वाली हो गई। तो टोटल मिला करके 29 बोन्स हो गई। ठीक है, तो 2 टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है जो टोटल बोन्स कितनी परसेंट है स्कल में, तो आपका स्कल ओनली अगर आएगा तो आपका जो आंसर होगा वो 22 होगा। अलोंग विद एसोसिएटेड बोन्स होगा तो 29 होगा। एसोसिएटेड बोन्स यही होती है आपकी, 1 हायोइड बोन हो गई और 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स हो गई। फिर अब बात कर लेते हैं, डज स्कल हैव 22 और 29 बोन्स? क्या स्कल की 22 और 29 बोन्स होती है? तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती है ह्यूमन स्कल में वो तो अभी हमने देखा 22 होती है, बट स्कल जो है और उसके एसोसिएटेड बोन्स अगर की बात करें तो वो कितनी होती है? 29 बोन्स होती है। तो एसोसिएटेड बोन्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है? ईयर ऑसिकल्स होती है और हायोइड, एक हायोइड बोन होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में एक वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो आपके ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो सेकंड ब्रेन निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड से सारे ब्रेन से जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी में जाते हैं ना, तो उसको क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? स्पाइन करता है, वर्टिब्रल कॉलम करता है, जो कंटेन करता है 33 बोन्स। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 33 बोन्स होती है। एक स्टर्नम मान लो और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि 24 रिब्स मान लो। तो टोटल बोन्स जो होगी एक्सियल स्केलेटन में वो स्कल की होगी, प्लस वर्टिब्रल बोन्स होगी, प्लस के स्टर्नम होगी। स्टर्नम अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, स्टर्नम होता है ये वाला पार्ट, यानी कि जो ऊपर वाली हड्डी होती है चेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं, ये रिब्स को जोड़ करके रखती है। जो 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स को ये जोड़ के रखती है स्टर्नम। ठीक, तो जो टोटल बोन्स होगी एक्सियल स्केलेटन की वो स्कल की होगी, प्लस के वर्टिब्रल कॉलम होगी, प्लस एक स्टर्नम होगा और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हो गए, यानी कि 24। तो 22 प्लस 33 प्लस 1 प्लस 24 इक्वल टू कितने हो जाएगा? 80। तो हमारी टोटल बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन में वो होती है 80। अब वर्टिब्रल बोन्स में 33 कैसे होती है? 7 सर्वाइकल होती है और 12 जो होती है वो थोरासिस होती है, 5 जो होती है वो लंबर होती है, सैक्रम जो होती है 5 होती है, ये फ्यूज होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, और कॉक्साइज जो होती है वो भी 4 होती है, ये भी आपकी फ्यूज होती है। फिर अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है? जो एक्सिस को छोड़ के जितने भी आपके बोन्स बची हैं, जैसे कि हैंड्स की बोन्स बची है आपकी और लेग्स की बोन्स बची है आपकी, पेक्टोरल बोन्स बची है आपकी और पेल्विक बोन्स बची है आपकी, तो ये सारी किस में आ जाती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती है। देयर आर टोटल 126 बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल कितनी बोन्स होती है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में? वो होती है 126। तो हम अपेंडिकुलर बोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो लिम्स हो गए और एक हो गया गर्डल्स। लिम्स यानी कि हाथ पैर की हड्डी, और गर्डल यानी कि एक ये जो इन हाथ पैर की हड्डियों को जोड़ के रखता है, यानी कि एक सॉकेट का काम करता है, जैसे कि पेल्विक गर्डल हो गया और एक हो गया शोल्डर गर्डल, यानी कि पेक्टोरल गर्डल जिसको हम कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो लिम्स होती है हमारी उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 120 होती है, और जो गर्डल्स होती है उसमें होती है 6। गर्डल्स 2 टाइप के, एक तो कौन कौन से हो गया? एक तो पेक्टोरल और एक हो गया पेल्विक। और लिम्स अपर लिम्स और लोअर लिम्स, यानी कि अपर लिम्स जो होगी वो हैंड की जो बोन्स होगी और लोअर लिम्स जो होगी वो पैरों की बोन्स होगी। लिम्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। तो अपर लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लेविकल जो होता है, क्लेविकल आपका जो शोल्डर के ऊपर एक हड्डी होगी उसको हम क्लेविकल कहते हैं, और ये जो सपोर्ट करती है उसको हम कहते हैं स्कैपुला। देख सकते हैं आप इस इमेज में, ये जो आपको दिख रही है ना ये ऊपर वाली, तो ये इतने जो ये 2 हड्डियाँ होती है इसको हम कहते हैं क्लेविकल। जो रेड कलर से आपको 2 हड्डियाँ होती है वो होती है हमारी क्लेविकल, और ये जो क्लेविकल होती है किससे जुड़ी होती है? कि स्कैपुला से जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। और स्कैपुला के अंदर क्या जुड़ा रहता है? हमारा आर्म जोड़ा रहता है। तो क्लेविकल ये वाली हो गई, स्कैपुला ये होगी, उस पर हमारा आर्म जुड़ा रहेगा। ऊपर वाले आर्म की हड्डी को जो हम कहते हैं वो ह्यूमरस कहते हैं। फिर आता है हमारा उसके बाद
थोड़ा वो रेडियस आएगा, उसके बाद उल्ना आएगा, फिर कार्पल्स आएगा। कार्पल्स में हमारी टोटल 8 बोन्स होती है। और मेटाकार्पल्स यानी कि आपके उंगलियों के ऊपर वाली जो पोर्शन होता है, ऊपर वाली हड्डियाँ कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 उसकी जोड़ लो, 8 उसकी जोड़ लो। फैलेंजिस जो होती है हमारी, फैलेंजिस कितनी होती है? फैलेंजिस होती है हमारी 14 होती है टोटल, क्योंकि एक उंगली में 3 हड्डियाँ होती है, तो 3 हड्डियाँ होती है, और एक अंगूठे में कितनी होती है हमारी? 2 होती है। तो टोटल जो होगी वो 14 हो जाएगी। लोअर लिम्स के बारे में बात करें तो लोअर लिम्स जो होता है वो उसमें 60 बोन्स होती है। ये आपको समझ में आया? अपर लिम्स क्लेविकल बोन्स होती है, इसमें एक स्कैपुला होता है, एक आपका ह्यूमरस होता है, एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, उसके बाद होता है कार्पल्स। कार्पल्स में हमारी 8 बोन्स होती है। कार्पल्स को हम रिस्ट बोन्स भी कहते हैं। इसकी जो रिस्ट बोन्स होती है वो टोटल 8 बोन्स होती है। फिर रिस्ट के नीचे वाली जो हड्डियाँ होती है उंगलियों से ऊपर, तो वो क्या होती है हमारी? मेटाकार्पल्स होती है, ये टोटल 5 होती है। फिर आता है फेलेंजिस। फेलेंजिस जो हमारी होती है वो टोटल 14 होती है। तो टोटल मिला करके 30 हो जाती है एक हाथ में। दोनों हाथों में कितनी होगी? 60 हो जाएगी। और दोनों पैरों का भी यही हिसाब रहता है। लोअर लिम्स में भी 60 होती है। एक सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट बोन अगर आपसे पूछे क्वेश्चंस में अगर आ जाए कि लॉन्गेस्ट बोन बताइए ह्यूमन बॉडी की, तो वो फीमर होती है। पैटिला जो होती है वो घुटना को हम क्या कहते हैं? पैटिला होते हैं। एक पैटिला होता है, फिर टीबिया होती है, और टीबिया होती है, और फिर होती है फीबुला। फीबुला आप देख सकते हैं इस तरीके से। फीबुला कहाँ होती है? टीबिया कहाँ होती है? पैटिला और फीमर। तो ये लोअर लिम्स की बात होगी। गर्डल्स के बारे में बात करें तो गर्डल्स 2 टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, एक तो पेक्टोरल गर्डल होता है यानी कि शोल्डर गर्डल, जिसमें 4 बोन्स होती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से 4 बोन्स होती है। 2 क्लेविकल होती है, क्लेविकल आप देख सकते हैं, और 2 होती है हमारी स्कैपुला। 2 क्लेविकल बोन्स होती है और 2 होती है हमारी स्कैपुला। पेल्विक गर्डल में 2 ही बोन्स होती है जो रेड कलर से आप देख सकते हैं, जिसको आप हिप बोन्स कहते हैं। और सैक्रम और कॉक्साइज तो ये उसका वर्टिब्रल कॉलम का, वर्टिब्रे का पार्ट है। उसके बाद करते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल वही मैं बता चुका हूँ, क्लेविकल और स्कैपुला। अपर लिम्स के बारे में बात करें तो वही अपर लिम्स वही हो गया, एक ह्यूमरस बोन हो गई, उसके बाद रेडियस बोन हो गई, फिर उल्ना बोन हो गई, फिर हो गई कार्पल्स। कार्पल्स टोटल 8 होती है। रिस्ट बोन्स जिसको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे उस ऊपर वाली वो इमेज में आपको क्लियर दिख नहीं रहा था मेटाकार्पल्स, तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 5 बोन्स होती है मेटाकार्पल्स में। कार्पल्स में जो होती है वो 8 बोन्स होती है, रिस्ट बोन्स जिसको हम कहते हैं। फिर आता है फेलेंजीज यानी कि जो उंगलियों की हड्डियाँ होती है, तो टोटल कितनी होती है आप गिन सकते हैं। एक उंगली में 3 होती है, बट जो आपका जो थंब होता है उसमें सिर्फ 2 होती है, तो टोटल 14 होती है। तो टोटल कितनी हो जाएगी एक हाथ में? 30 हो जाएगी। आपको यहाँ से चेक करना है, ह्यूमरस से काउंटिंग करनी है, क्योंकि जो स्कैपुलर क्लेविकल है ये जो है ये पार्ट है हमारा पेक्टोरल गर्डल का, नॉट अ पार्ट ऑफ अ आर्म लिम्स। तो रिस्ट मैंने आपको बताया कंटेन करता है टोटल 8 बोन्स को, विच वी कॉल इट एज कार्पल्स। 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, 14 फेलेंजीज होते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेल पेल्विक और फीमेल पेल्विक में क्या डिफरेंस होता है? तो फीमेल का जो पेल्विस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में, फीमेल का जो पेल्विस होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, बट जो मेल का पेल्विस होता है वो छोटा होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक और चीज़ रह गई इसमें लोअर लिम्स के बारे में। लोअर लिम्स वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। फीमर होता है, एक लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी, जो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। फिर पैटिला होता है, येलो कलर से आप देख सकते हैं पैटिला। फीबुला कौन से होता है? ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं। टीबिया जो होती है वो येलो कलर से आप देख सकते हैं। फिर टार्सल्स आते हैं, जो आपके एंकल जो होती है, एडी की बोन होती है ना, एडी की बोन, टार्सल्स वो 7 होती है। मेटा टार्सल्स जो होती है, मेटा टार्सल्स यानी कि जो पैरों की उंगलियों के ऊपर की जो बोन्स होती हैं उसको हम मेटा टार्सल्स कहते हैं। जैसे कि ब्लू कलर से आप देख सकते हैं ये 5 होती है। और उंगलियों की जो पैरों की उंगलियाँ होती है वो भी 14 होती है।